नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। बजट सत्र के दूसरे हिस्से का आज छठा दिन था और आज हमने देखा, अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह में कामकाज सुचारू रूप से चल रहा था, प्रश्नकाल भी अच्छी तरह से लिया जा रहा था और बजट पे जो चर्चाएं थी मंत्रालय के हिसाब से वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन आज सुबह खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा जी का निधन हो गया। तो आज सदन में लोकसभा अध्यक्ष जब सदन में आसन पे आए तो उन्होंने लोकसभा की तरफ से दिवंगत सांसद जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से थे उनके लिए उनको श्रद्धांजलि सदन की तरफ से अर्पित की। जो रामस्वरूप शर्मा जी थे वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे। 2014 में आप पहली बार लोकसभा में चुनकर आए थे और 2019 में आप लगातार दूसरी बार मंडी संसदीय क्षेत्र से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। आप लोकसभा में सदन के सक्रिय सदस्यों के रूप में जाने जाते थे। आपकी सक्रियता, चाहे प्रश्नकाल हो या फिर शून्यकाल में जनहित के मुद्दों को उठाने की बात हो, आप हमेशा सदन में सक्रिय रहते थे और विधायी कामकाज पर जब विधेयकों पर चर्चा होती थी तो उसमें भी उनकी सक्रियता बनी रहती थी। रामस्वरूप शर्मा जी का निधन आकस्मिक तौर पर हुआ और अभी तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा भी ले रहे थे। इसी को लेकर आज लोकसभा अध्यक्ष ने उनके लिए शोक प्रकट किया और सदन ने भी 2 मिनट मौन रहकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर हम आज लोकसभा में कामकाज की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे थे बीते 2 दिन से सदन सुचारू रूप से चल रहा था और प्रश्नकाल लिया जा रहा था, तो आज भी प्रश्नकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने थे जो कि कम्युनिकेशन से थे, रक्षा क्षेत्र से थे और योजना से संबंधित थे। अगर हम कुछ सवालों की बात करें तो जैसे नक्सल प्रभावित और उग्रवाद क्षेत्रों में कम्युनिकेशन, इंटरनेट की जो स्थिति है उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण आज सवाल पूछा जाना था। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और केंद्र की योजनाओं का पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन की बात करते हैं, उसके लिए अच्छा इंटरनेट की जो सुविधा है वो होनी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि ये जंगलों वाले क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर विकास उस गति से अवरोध की वजह से नहीं पहुँच पाता, तो अगर वहाँ इंटरनेट की सुविधा पहुँच जाए तो कहीं ना कहीं जो योजनाएँ उन तक पहुँची हैं उसके बारे में वो जागरूक होंगे और योजनाएँ पारदर्शी और ईमानदार तरीके तक उनसे पहुँचेंगे। और जो भ्रामक प्रचार उनको सरकार और उनके बीच में अवरोध, संवादहीनता पैदा करता है, वो भी कहीं ना कहीं इससे दूर होगा। रक्षा क्षेत्र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल थे, जैसे सीमा पर बॉर्डर पर जो सड़क निर्माण को लेकर था, क्योंकि हम देखते हैं सामरिक दृष्टि से भी उन सड़कों का निर्माण होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उससे जुड़ा हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज था। योजना से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जिसमें गरीबी की परिभाषा को लेकर सवाल पूछा जाना था। तो इस तरह हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल में पूछे जाने थे, लेकिन सांसद के निधन की वजह से सदन की कार्रवाई को 2 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा और सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगर हम कार्यसूची में आज और कार्यक्रमों की बात करें तो सदन में प्रश्नकाल के बाद पेपर लेड होना है, जिसमें कई स्थायी समिति, संसद समितियों की रिपोर्ट को आज टेबल होना है। उसके साथ में विदेश मंत्री जयशंकर आज एक वक्तव्य देंगे सदन के अंदर, जो कि भारत की वैक्सीन मैत्री जो एक पूरा अभियान है उसको लेकर है। अगर हम इस अभियान की मैं बात करूं, वैक्सीन मैत्री अभियान को लेकर, तो भारत की विदेशी कूटनीति को लेकर एक सकारात्मक पहल, एक सकारात्मक एक प्रक्रिया के तौर पर इसे जाना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कोरोना वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पूरी दुनिया भारत सहित ठहर सी गई थी और इसके वैक्सीन को लेकर सवाल किए जा रहे थे कि इसका इंजेक्शन कब ईजाद होगा, इसकी दवाई कब बनेगी। इसको लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, सभी देशों के वैज्ञानिक लगे हुए थे, लेकिन भारत को इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और जुझारूपन से हमने अपना स्वदेशी वैक्सीनेशन तैयार किया, जिससे हमने एक सस्ता और प्रभावी वैक्सीनेशन बनाया, जिसे न केवल भारत में इसका एक विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, बल्कि विश्व के तमाम
तमाम देशों को वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत जोड़ा गया है और अब तक तकरीबन 55 से 57 दिन इसको हो गए हैं जब हम विश्व के अलग अलग देशों में इस वैक्सीन की डोज को दे रहे हैं और अब तक 60 से 70 लाख डोज हमने विदेशों में भी दिए हैं और इसका फ़ायदा तकरीबन 70 देशों ने अब तक हमसे उठाया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व को एक कुटुंब की तरह देखते हैं और उसमें उन्होंने एक अच्छे और सकारात्मक देश की तरह हमेशा जब भी कहीं इसको लेकर मांग हुई कि भारत में जो स्वदेशी निर्मित ये वैक्सीन बना है उसको मुहैया कराया जाए तो उन्होंने इसकी उपलब्धता को मुहैया कराया है और आज इसी विषय पर विदेश मंत्री वक्तव्य लोकसभा के अंदर देंगे, क्योंकि हमने देखा था पहले भारत की स्थिति अगर कोई भी आपदा होती थी या किस तरह की मेडिकल की क्राइसिस होता था तो हम हमेशा या तो पश्चिम देशों की तरफ या अमेरिका की तरफ ही मुंह देखते थे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है कि हमने अपना स्वदेशी वैक्सीन तैयार किया और उसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि आज हम विश्व के अलग अलग देशों में ये इंजेक्शन दे रहे हैं और जिससे भारत की जो साख है वो बढ़ रही है। जो विदेश कूटनीति को लेकर हमारे पर जो सवाल होते थे वो कहीं ना कहीं उसकी छवि को अच्छा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत की छवि पूरे विश्व में एक बड़े भाई की जो बनाई है उसका नतीजा है कि आज हम इस पूरे वैक्सीन मैत्री ड्राइव के तहत पूरे देश को जोड़ रहे हैं और भारत की छवि एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहे हैं जो दुनिया को मेडिकल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ देने को तैयार है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हम मेडिकल या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबको ये वैक्सीन मुहैया करा रहे हैं। अगर हम बात करें आज जो कार्यसूची में काम शामिल थे उसमें अगर कल हमने देखा था 2 मंत्रालयों के अनुदान मांगों को लेकर चर्चाएं पूरी हुई, उन पर मतदान हो गए, उन्हें पास कर दिया गया। कल हमने देखा था रेलवे को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक विस्तृत जवाब चर्चा के बाद दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय रेल अपने एक अलग ही दौर में है और पिछले 2 साल में जो रेल दुर्घटना है वो ना के बराबर है और कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। कोविड के दौर में भी रेलवे ने अपनी एक सकारात्मक छवि और एक सकारात्मक रोल है उसे निभाया था और कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने बताया कि भारतीय रेल किस तरह से इसमें योगदान दे रहा है किसानों को कि एक देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ा जा रहा है और तमाम उन्होंने जो भारतीय रेल की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं उसको सदन को उससे अवगत कराया। उसके बाद हमने देखा था शिक्षा के मंत्रालय से जुड़े अनुदान के मांगों पर कल चर्चा हुई जो कि काफ़ी लंबी चली और सदन को हमने कल मध्य रात्रि तक बैठते हुए देखा था जिसमें अलग अलग दलों के सांसदों ने शिक्षा को लेकर अपनी बात को सदन के अंदर दोहराया था, क्योंकि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है और ये चूँकि समवर्ती क्षेत्र का विषय है इसलिए इसको लेकर तमाम सांसदों ने अपनी बात सदन के अंदर रखी थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शिक्षा के माध्यम से जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी बात हुई कि कहीं शिक्षकों की कमी और उनको लेकर बात उठाई गई। इसका विस्तृत जवाब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सदन के अंदर दिया और इसे भी पारित कर दिया गया। कल हमने देखा चूंकि बजट सत्र के दूसरे चरण में शून्यकाल नहीं लिया जा रहा था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कल सुबह ही कह दिया था कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अनुदान की मांग को चर्चा के बाद पारित कर देने के बाद शून्यकाल को लिया जाएगा। तो हमने देखा कल सदन में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को भी शून्यकाल के माध्यम से उठाया। और आज अगर हम कार्यसूची की बात करें तो आज भी स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर अनुदान की मांगों पर चर्चा है। तो अब हम चर्चा सत्र में बात करते हैं। हमारे साथ सांसद जुड़े हैं, राजस्थान के सीकर से सांसद हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, तो उनसे हम आज के कार्यसूची की बात करते हैं। साथ में उनसे बात करते हैं जो वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा जी का निधन हुआ है। स्वामी जी, पहले तो आपका स्वागत है लोकसभा टीवी पे। जी नमस्कार। सर, अगर हम बात करें आज एक वर्तमान सांसद हिमाचल प्रदेश के मंडी से रामस्वरूप शर्मा जी का निधन हो गया, सदन ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की, आप क्या कहना चाहेंगे? रामस्वरूप जी एक अच्छे भले व्यक्तियों में से थे और जब से वो सांसद चुन के आए अनेक बार उनके साथ मिल बैठ करके चर्चा होती रहती थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है ये दुखद है। कई बार व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और सुख दुख हानि लाभ यश अपयश ये मनुष्य अपने साथ लेकर के आता है, परंतु अपने यहाँ एक कहावत है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पहचाने चारी। आपत के समय में आदमी को धैर्य रखना चाहिए और हमारे यहाँ जो योग शास्त्र है उसमें धर्म के जो लक्षण कहे हैं उसमें भी धृति पहला लक्षण है
धैर्य। तो धैर्य यदि आदमी थोड़ा सा रख ले तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से आदमी निकल सकता है बाहर। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करता है आदमी का जीवन शैली, साधना, स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन, लोगों के बीच में बैठना उठना। एकाकी जीवन बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं। एकाकी जीवन कई बार मैं कहा करता हूँ या तो योगी या रोगी, ये दो ही एकांत चाहते हैं। लेकिन दो को भी सोशल होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। जब आदमी सामाजिक रहता है तो उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं पैदा होती हैं। सहनशीलता जीवन में होगी तो इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होंगी। तो ये दुखद है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और परिवार के प्रति भी सांत्वना व्यक्त करता हूँ। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव के समय में स्थिरचित रहना चाहिए, यही मनुष्य की पहचान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सत्र में जो बजट सत्र का दूसरा चरण है, हमने 3 वर्तमान सांसदों को अब तक खोया है। रोडमल नागर जी मध्य प्रदेश से सांसद थे और दादर नगर हवेली के निर्दलीय सांसद थे मोहन एस देलकर और अब रामस्वरूप शर्मा जी। तो सदन ने इन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब हम कार्यसूची की बात करते हैं। स्वामी जी, अगर हम कार्यसूची की बात करें तो आज विदेश मंत्री द्वारा एक वक्तव्य सदन में रखा जाएगा जो वैक्सीन मैत्री अभियान भारत के द्वारा चलाया गया है, जिसका अब तक तकरीबन 60 से 70 देशों ने फ़ायदा उठाया है। और ये विदेशी कूटनीति के लिहाज से अगर हम देखें, एक समय होता था जब कोई भी आपदा देश में आती थी तो हम पश्चिम की तरफ या अमेरिका की तरफ मुंह ताकते थे, लेकिन अब हम न केवल अपने लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर हमने किया है बल्कि विश्व को भी उपलब्ध करा रहे हैं और उसका फ़ायदा 60 से 70 देश उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैंने विकास किया है, कोरोना काल में जब पहला केस हमारे यहाँ पर आया था, न हमारे पास पीपी किट था, न हमारे पास में एक सामान्य मास्क जो है वो भी हमारे पास में नहीं था। लेकिन बहुत बड़ा विकास हुआ है। वैक्सीनेशन हमारे लिए गौरव का विषय है। 2 वैक्सीन हमारी आ चुकी हैं, कई वैक्सीन अभी ट्रायल में हैं। तो ये बड़ी बात है। और माननीय विदेश मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आज आना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की जो छवि बनी है चिकित्सा क्षेत्र में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज 50 देश भारत से दवाइयाँ मांग रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक सौभाग्य है और गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि भारत आगे बढ़ा है धीरे धीरे, एक दिन विश्व की ताकत बनने की स्थिति में भारत है। कल हमने देखा था बजट के चर्चा के दौरान रेल मंत्री का जवाब आया था और उन्होंने जिस तरह से रेल ने विस्तार पूरे देश में किया है और कृषि के क्षेत्र में भी रेलवे का योगदान उन्होंने बताया था। आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत के रेलवे ने पिछले 7 साल में जो विकास किए हैं वो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। मेरे खुद के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ब्रॉडगेज का काम जिस गति से हुआ है, इलेक्ट्रिक का काम जिस गति से हुआ है, आज आप रेलवे स्टेशन समझा करके देखते हैं तो जिस प्रकार के चमचमाते रेलवे स्टेशन हैं, चाहे हमारे सीकर का है, रिंगस का है, नीम का थाना का है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। और फ्रंट कॉरिडोर मेरे लोकसभा क्षेत्र से गुजरता है। जितनी स्पीड से वो काम हुआ है, अभी जो सामान दिल्ली से कांडला रेल के द्वारा जाने में 24 घंटे लग जाते थे, 48 घंटे लग जाते थे, अब जो डबल डेकर ट्रेनें चल रही हैं वो मैं समझता हूँ कि 150 कोचेज उसमें लग रहे हैं और 150 के ऊपर 300 कोचेज होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ट्रेन कितना माल ले जाएगी, वो भी 12 से 14 घंटे में दिल्ली से कांडला पहुँच जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रेलवे काम कर रहा है, भवन निर्माण के क्षेत्र में रेलवे काम कर रहा है। कल माननीय रेल मंत्री जी ने यही बात कही थी। बात रही किसानों की, किसानों को बड़ी पीड़ा होती थी अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। अभी जो किसान रेल चली है उसमें रेफ्रिजरेटर लगते हैं, किसान अपना टमाटर है, फल हैं, सब्जियां हैं, जहां भी हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ले जा सकता है। और जो 135 किलोमीटर तक की स्पीड की ट्रेनें चल रही हैं, उसके हिसाब से एक कोने से कश्मीर से कन्याकुमारी भी ट्रेन हमारी 30 घंटे में अधिक से अधिक पहुंच सकती है। ये परिस्थितियां रेलवे ने तय कर दी है। माननीय सांसद,
का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का सीकर है और भारत के अगर हम तीर्थ स्थलों के तौर पर खाटू श्याम जी का जिक्र करें तो वो इन्हीं के संसदीय क्षेत्र में आता है और वहाँ जिस रिंगस रेलवे स्टेशन का इन्होंने जिक्र किया वो उसी के अंतर्गत आता है और पूरे देश और विदेश से तकरीबन लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं और उसका उन्होंने जिक्र किया कि रेलवे ने किस तरह से उसका कायाकल्प किया है। अगर स्वामी जी अगर हम बात करें शिक्षा मंत्रालय की, कल उस पर एक विस्तृत चर्चा हमने देखा सदन के अंदर हुआ, लगभग तमाम दलों के सांसदों ने इस पर अपनी विचार रखे थे और शिक्षा मंत्री ने इसका पूरा विस्तृत जवाब भी दिया, नई शिक्षा नीति को लेकर भी बात हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार रेलवे में काम हुआ है इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी काम हुआ है। 75 साल में हम अपनी कोई शिक्षा की नीति तय नहीं कर पाए, कई बार बीच में शिक्षा नीति बनी, लेकिन भारत के परिदृश्य में जो शिक्षा नीति आनी चाहिए, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आजकल हमने क्या किया कि अंग्रेजी के चक्कर में पहली क्लास से ही LKG से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि जिन बच्चों के माता पिता को ये नहीं पता कि ABCD क्या होती है, उन बच्चों को इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में डाल देते हैं। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान आदमी अपनी मातृभाषा में सीखता है, वो दूसरी में नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए अब प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में होगी। और दूसरा जो उच्च शिक्षा की बात है, पहली बार कोई सरकार 50,000 करोड़ रुपये रिसर्च के लिए लेकर के आई है। हमारे स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते थे, उनको विदेशों की तरफ झांकना पड़ता था। अब भारत में भारत का विद्यार्थी रिसर्च करेगा, भारत की प्रतिभा भारत के काम आएगी। तो शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम लेकर के आए हैं और उससे शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होगा, मैं ये समझता हूँ। अगर हम आज की बात करें, आज भी कार्यसूची में बजट की चर्चा के दौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्रालय से महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी है, उस पर आप अपने विचार रखना चाहेंगे? सड़क के क्षेत्र में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हुआ है वो अद्वितीय काम हुआ है। कहाँ 2-2 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी, आज 40-40, 50-50 किलोमीटर सड़क की औसत आ रही है। और किस प्रकार से हाईवेज, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बन रही हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने आम आदमी के स्वास्थ्य के बारे में सोचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक सुसज्जित हॉस्पिटल हो और उन्होंने इस और कदम भी बढ़ाए हैं। हमारे राजस्थान में ही 8 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज खोलने का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का है। कितनी सारी लैब, मात्र एक लैब हमारी कोरोना काल जब हुआ तो एक लैब थी और अब हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लैब खोलने की जो एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री जी ने बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि भारत, हमारे यहाँ कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख है हमारे यहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए और हमारे यहाँ कहा भी गया है आरोग्यम मूलम धर्मम, आरोग्य ही कर्तव्य का मूल है। बिना आरोग्य के, बिना स्वास्थ्य के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता और स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आदमी काम कर सकता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देश आगे बढ़ रहा है और माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक सजग प्रहरी के रूप में इस काम में लगे हुए हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट, डॉक्टर और जितने भी लोग हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है। बिल्कुल, माननीय सांसद ने जो कहा कि अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी काम आगे बढ़ेगा और स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज सदन जब 1 बजे आप बैठेगा तो विदेश मंत्री के वक्तव्य के साथ जो बजटीय चर्चाएं होनी है मंत्रालयों के हिसाब से वो पूरी होंगी और सांसद अपने अपने विचार सदन में रखेंगे। स्वामी जी, आपने हमसे चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद। तो आज चर्चा सत्र में इतना ही, मुलाकात होगी फिर, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।